हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज का ये पेपर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, आज की ये क्लास। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाली है क्योंकि इसका मैंने पार्ट फर्स्ट आपको पहले ही दे दिया है, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये पार्ट सेकंड ही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा था कि हमें सर इसका पार्ट सेकंड भी दीजिएगा। तो दोस्तों, ये आपका पार्ट सेकंड रहेगा जिसमें आपके पूरे पेपर को मैंने कवर किया हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें सिर्फ वन थर्ड ही इंक्लूड था, लेकिन इसमें आपका पूरा का पूरा पेपर इंक्लूड है। आपका 2/3 पूरा पेपर इसमें इंक्लूड है। ये आपका पेपर थर्ड है। तो फ्रेंड्स, आपका पेपर कल है, इसलिए आप आज इसको देख लीजिएगा। इसमें पूरे पेपर का निचोड़ है, आपका सारा कुछ इसमें आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछले पेपर का एक डाउट है जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, पिछले पेपर का एक डाउट था कि शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। ठीक है, 1947 में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई, जिसे सन 1954 में शिक्षा मंत्रालय से बदल दिया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपका शिक्षा मंत्रालय की जो स्थापना की अगर बात करें तो वो 1954 हो जाता है। 1947 में आपकी शिक्षा विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने आज के इस टॉपिक को शुरुआत कर देते हैं और अपने इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो ज़रूर ही देखना चाहिए, बेशक 2x स्पीड पर देखिए, लेकिन देख लीजिएगा क्योंकि कल आपके पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से भी बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट है कि 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझाव के अनुसार 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई तो वो हुआ आपकी 1948 में। अगर पूछा जाए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना तो 1953 में। अगर पूछा जाए कि विश्वविद्यालय अनुदान को संसद में कब अधिनियमित किया गया तो वो आपकी डेट है 1956 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपका यहाँ से ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि विश्वविद्यालय से रिलेटेड कि 1956 कब लगाना है, 1953 कब लगाना है। अगर हम बात करें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तो विश्वविद्यालय अनुदान जो आयोग है इसमें आपके 11 सदस्य थे। जी हाँ फ्रेंड्स, 11 सदस्य होते थे इसमें आपके टोटल। अगर अगली बात करें तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना आपकी 1921 में की गई। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना आपकी 1921 में की गई। अगला हमारा पॉइंट है आर्टिकल 45 से रिलेटेड है। अनुच्छेद 45 जो आपका है ये भी आपका सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति करता है। इसमें भी कहा गया था कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए, जिसे अब आकर आपका 21 के ए में रख दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आर्टिकल 21 के ए पार्ट में इसको रख दिया गया है। हमारा अगला पॉइंट है कि 1976 से पहले शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था। मतलब अगर पूछा जाए कि जो शिक्षा है उस पर राज्यों का पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व कब से था, मतलब कब तक था, तो वो आपका 1976 से पहले तक आपका टोटल राज्यों के अधिकार में था। ठीक है, पहले आपका पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, लेकिन अब आपका क्या है, कुछ परसेंट आपका केंद्र भी देखती है, कुछ राज्य भी देखती है। अगली बात करेंगे हम 1976 में ही हमारा एक सबसे बड़ा अमेंडमेंट हुआ, जिसे हम कह सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षकों जो आपका जो रिलेटेड है इसमें आप शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। आपकी जो शिक्षा थी उसको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय से रिलेटेड है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार समिति, जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी राष्ट्रीय सलाहकार समिति जिसे 1992 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में नियुक्ति की गई। किसकी? राष्ट्रीय सलाहकार समिति की। ठीक है, अगली बात करें तो यही रिपोर्ट थी जिसे हम शिक्षा बिना बोझ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एजुकेशन विदाउट बर्डन के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा आता है 1987 में केंद्र द्वारा प्रायोजित विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार के लिए एक योजना शुरू की गई थी। जी फ्रेंड्स, विज्ञान की शिक्षा में सुधार के लिए एक योजना कब शुरू की गई तो आपका 87-88 में की गई। और 87-88 भी ये आपका वही समय है जिसमें आपकी ब्लैक बोर्ड, जी हाँ फ्रेंड्स, ब्लैक बोर्ड आया था। ठीक है, चलिए अगला हमारा भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय की सिफारिश के आधार पर 15 माध्यमिक शिक्षा परिषदों की स्थापना की गई। किसके? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पर आपका
जो 15 माध्यमिक शिक्षा परिषदों की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड है। सर्व शिक्षा अभियान जिसमें नारा दिया गया था सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो सन 2001 में हुई। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य 2010 तक ये था कि 6 से 14 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उन सभी को प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, कोई भी बच्चा है वो शिक्षा से दूर ना रहे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला हमारा पॉइंट आ जाता है पर्यवेक्षण से। तो पर्यवेक्षण शब्द जो है वो आपका अंग्रेजी सुपरविजन का हिंदी रूपांतरण है। जी हाँ फ्रेंड्स, पर्यवेक्षण जो है वो आपका अंग्रेजी शब्द सुपरविजन का हिंदी रूपांतरण है, जिसमें सुपर प्लस विजन से मिलकर बना है। सुपर का मतलब होता है उच्च, विजन का मतलब होता है दृष्टि। ठीक है, मतलब ऊंची दृष्टि आपकी। ठीक है, चलिए अगले हमारी एक डेफिनेशन है कि पर्यवेक्षण वह क्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षकों को अपना कार्य उत्तम ढंग से करने में सहायता करना है। तो ये किसका है? ये आपका वाइल्ड का है। वाइल्ड का है ये वाइल्ड ने कहा है कि पर्यवेक्षण आपकी एक ऐसी क्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षकों को अपना कार्य उत्तम ढंग से करने में सहायता करना है। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट आता है यर ने मनोवैज्ञानिक पर्यवेक्षण के 4 आधार माने। जी हाँ फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिक पर्यवेक्षण के कितने आधार माने? तो 4 आधार माने। कौन कौन से? एक तो आपका होता है लचीलापन। लचीलापन की मतलब है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी जो वैज्ञानिक पर्यवेक्षण है इसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। साथ में आपकी योजना बनाने के कार्यक्रम आने चाहिए, जिसे हम नियोजन कहते हैं। इसमें एक आपकी वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में आपका एवोल्यूशन होना चाहिए, मीन्स मूल्यांकन होना चाहिए। तो इस तरीके से 4 आधार माने यर ने मनोवैज्ञानिक पर्यवेक्षण की। अगली बात करेंगे हम शैक्षिक पर्यवेक्षण के सिद्धांत की। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण का जो सिद्धांत है इससे रिलेटेड है कि आर बर्टन तथा बुकनर ने 4 सिद्धांत बताए। जी फ्रेंड्स, आर बर्टन तथा बुकनर थे, इन्होंने शैक्षिक पर्यवेक्षण सिद्धांत के आपके 4 सिद्धांत बताए। कौन कौन से? पहला है हमारा पर्यवेक्षण सैद्धांतिक रूप से ठोस हो। कैसा हो? सैद्धांतिक रूप से ठोस होना चाहिए वो। ठीक है, अगली बात करते हो पर्यवेक्षण लोकतांत्रिक हो। लोकतांत्रिक मतलब लोगों की भलाई के लिए हमारा पर्यवेक्षण होना चाहिए। अगली बात करेंगे तो पर्यवेक्षण आपका पर्यवेक्षण जो है वो आपका एक वैज्ञानिक हो, साथ में आपका पर्यवेक्षण रचनात्मक भी होना चाहिए। ठीक है, अगली बात करेंगे हम पेकम की। तो पेकम ने 10 सिद्धांत बताए। कितने सिद्धांत बताए? पेकम ने 10 सिद्धांत बताए। किसके? तो आपके पर्यवेक्षण के 10 सिद्धांत बताए हैं पेकम ने। ठीक है, अगली बात करेंगे हम ब्रिक्स तथा जस्टमैन की। तो ब्रिक्स तथा जस्टमैन ने सहकारिता, लचीलापन तथा उत्साह वर्धन व प्रभावी तीनों सिद्धांतों की चर्चा की है। कौन कौन से सिद्धांत थे? सहकारिता, लचीलापन तथा उत्साहवर्धन। ये तीनों सिद्धांत किसने दिए? ये तीनों सिद्धांतों की बात की ब्रिक्स तथा जस्टमैन ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला हमारा पॉइंट है शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण के आपके 2 उद्देश्य कौन कौन से? पहला उद्देश्य है कि विद्यालय के विभिन्न भागों में समन्वय सुनिश्चित करना। मतलब विद्यालय के आपके जितने भी भाग हैं उनमें जो भी कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उन सभी में आपस में सामंजस्य होना चाहिए। मतलब उनका जो समन्वय है वो उनका निश्चित पहले से ही सारा कुछ इंक्लूड होना चाहिए, उसमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगली बात करेंगे तो यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय का प्रत्येक विभाग दिए गए कार्य को संपन्न करे। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने विद्यालय के विभाग में जैसे कि आपका एक शिक्षा विभाग है, ठीक है, और इस तरीके के आपके सभी जो विभाग रहते हैं, इन सभी विभागों के जो भी आपके कार्य हैं वो समय पर संपन्न हों। ठीक है, सुनिश्चित करें कि उनका काम कब से कब तक करना है। ठीक है, इस तरीके के तो ये है आपके हमारे शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य। अगली बात करेंगे हम परिवेक्षण और पर्यवेक्षण। तो परिवेक्षण और पर्यवेक्षण क्या होता है? जो आपका पर्यवेक्षण होता है यह क्रिया हमेशा चलती रहती है। जो आपका परिवेक्षण है ये हमेशा चलती रहती है, लेकिन जो आपका पर्यवेक्षण है ये आपका समय समय पर होता है। पर्यवेक्षण का समय समय पर आपका होता है। चलिए हमारा अगला एक और आगे एक डेफिनेशन है कि प्रबंधन आधारभूत समन्वय तथा संचालन संक्रिया है। क्या? प्रबंधन मैनेजमेंट आपका जो है वो एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक संचालन संक्रिया है जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित होते हैं। किसने? संगठित प्रयास आपके कैसे सम्मिलित होते हैं? ये बात किसने कही है? ये बात कही है मैकफॉरलैंड ने कहा है। ठीक है, अगली बात करेंगे हम प्रबंधन की विशेषताएं। तो प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या है कि जो आपका प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, उसको उद्देश्य प्रक्रिया होनी चाहिए। मतलब उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक मैनेजमेंट बना लें, उसका कोई उद्देश्य ही ना हो, कोई एम ही ना हो, ऐसी बात नहीं होगी। तो प्रबंधन का आपका एक उद्देश्य प्रक्रिया होनी चाहिए। साथ में आपका है कि प्रबंधन से कार्य करने की सफलता बढ़ती है। अगर आप सपोज दैट जैसे कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम, अगर आप अपनी परीक्षा की तैयारी को मैनेज न करते पहले से, तो अभी आपकी इतनी अच्छी तैयारी ना हो पाती।
जिन स्टूडेंट ने अपनी तैयारी पहले से कर रखी है आप उनसे पूछिए, उन्हें बिल्कुल से बाहर का अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन जिसने तैयारी नहीं करी है वो कह रहा है कि सर हमें सिर्फ आप 100 क्वेश्चन बता दीजिए, उसमें से बस 50 क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से? ये सब उनकी मैनेजमेंट, उनका जो प्रबंधन है वो सही तरीके से उन्होंने नहीं किया है। तो प्रबंधन से कार्य करने की सफलता आपकी बढ़ती है। अगली बात करेंगे हम, सार्वभौमिकता होती है, मतलब प्रबंधन जो है वो आपका सभी तरीके का काम करता है। अगली बात करेंगे हम, तो प्रबंधन जो है वो हमारा समन्वित प्रक्रिया है। ठीक है, अगला है हमारा क्रिया आधारित होता है, क्योंकि समन्वय जो आपका जो प्रबंधन है, जो आपका मैनेजमेंट है, उसमें क्रिया तो होगी, क्योंकि बिना कार्य के कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अगली बात करेंगे, बहुआयामी होता है आपका प्रबंधन, बिल्कुल से होता है बहुआयामी। एक है आपका अदृश्य शक्ति, मतलब जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, आप मैनेजमेंट को कहीं देख नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ मैनेजमेंट एक तरीका दिखेगा, लेकिन मैनेजमेंट आपको कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये कैसी है? अदृश्य शक्ति है। साथ में ये आप मापनीय है, मतलब मापनीय का मतलब है कि आप मैनेजमेंट को माप सकते हैं। मापने का मतलब ये है कि आप किसी, जैसे सपोज दैट आप अपने स्कूल में ही जाते हैं। ठीक है, आप अपने कॉलेज में गए, आपने देखा कि वहाँ एकदम मैनेजमेंट सब अच्छा है, तब आप ये कहेंगे कि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। तो आपने वो माप लिया, एक उसकी माप ले ली कि अच्छा है, बुरा है, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन वो क्या है? वो अदृश्य है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला है हमारा दूसरों के कार्यों पर निर्भर है। जो प्रबंधन है, हमारा जो मैनेजमेंट है, वो दूसरों के कार्यों पर निर्भर है, बिल्कुल से निर्भर है। क्यों निर्भर है? क्योंकि मैनेजमेंट का काम ही होता है लोगों की हेल्प करना और साथ में अपनी भी हेल्प कराना। ठीक है, अगला है हमारा मानव जीवन को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि यदि आप अपनी लाइफ में मैनेज होकर चलेंगे, आप समय समय पर अपनी मैनेजमेंट का ख्याल रखेंगे, तो आपके जीवन को प्रभावित जरूर ही करेगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा शैक्षिक प्रबंधन के कार्य। तो शैक्षिक प्रबंधन के आपके 6 कार्य हैं। कौन कौन से? आपके एक तो आपका होता है नियोजन। नियोजन मतलब एक योजना बनाना है। योजना बनाएंगे, उसके बाद आपका क्या होगा? आप एक संगठन का निर्माण करेंगे। जब आप एक संगठन बना लेंगे, उसके बाद आपकी जो टीम होगी, आप उसमें निर्देश देंगे। जब आप उसमें निर्देश देंगे, उसके बाद आपकी जो टीम है, जिसे आप निर्देश दिए, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने निर्देश दे दिया और जाइए, ऐसा नहीं है। ठीक है, निर्देश देने के बाद आपको उन सब पर क्या नियंत्रण भी रखना होगा, नियंत्रण रखना होगा, साथ में उनके साथ में समन्वय रखना होगा। समन्वय का मतलब है उनसे अपने तालमेल एकदम अच्छे से बना के रखने होंगे। उसी के बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप अपना एवोल्यूशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, अगला हमारा आता है निर्देश। स्कूल शब्द, स्कूल शब्द की बात करें तो स्कूल शब्द जो है वो, उसकी उत्पत्ति आपके ग्रीक शब्द स्कूल से हुई है। क्या? स्कूल से हुई है। स्कूल आपका कैसा शब्द है? तो ग्रीक शब्द है, आप इसको याद रखना। अभी तक आपने सब लैटिन पढ़े होंगे, लेकिन ये आपका एक ग्रीक आ गया। ठीक है, तो स्कूल शब्द आपका क्या है? ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ होता है अवकाश। अवकाश क्या है? क्योंकि जो जहाँ से ये आया है, स्कूल वर्ड जो आपका ग्रीक से आया है, वहाँ पर क्या होता था कि जो बच्चे थे, बच्चे जहाँ खेलते थे अपने फालतू के समय में, जहाँ खेलते थे, व्यायाम करते थे, जहाँ वो अपने आप को रिलैक्स फील करते थे, वहीं धीरे धीरे उनके जाने का सिस्टम बढ़ता गया। लोगों ने वहीं उनके स्कूल खोल दिए, तो इसलिए उनका जो अवकाश का जो समय था उसको ही स्कूल के नाम में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, चलिए अगला हमारा पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो पुस्तकालय, जो लाइब्रेरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विद्यालय का हृदय कहते हैं। अगली हम बात करेंगे अपने प्रबंधन के स्तर की। तो प्रबंधन के स्तर हमारे 3 होते हैं: शीर्ष स्तर प्रबंधन, मध्य स्तर प्रबंधन और एक होता है आपका निम्न स्तर प्रबंधन। ठीक है, चलिए हमारा अगला पॉइंट आता है, अगले पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा शिक्षा प्रबंधन के उपागम। तो शिक्षा प्रबंधन के आपके पांच उपागम है। कौन कौन से? एक आपका होता है केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण उपागम। ठीक है, इसी के बाद आपका आता है कार्य क्षमता व मानवीय संबंध उपागम। ठीक है, इसी के बाद आपका आता है जनतांत्रिक व समाजवादी प्रबंध उपागम, और उसके बाद आपका नौकरशाही उपागम या फिर तकनीकी विशेषता। साथ में आता है आपका नौकरशाही बनाम जनतांत्रिक उपागम। तो इस तरीके से आपके शैक्षिक प्रबंधन के कितने उपागम है? तो आपके 5 उपागम हैं। अगली बात करेंगे हम प्रबंधन शैली की। तो प्रबंधन शैली हमारी 4 तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक होती है निरंकुश शैली, एक होती है पैतृक शैली, एक होती है लोकतांत्रिक, एक होती है हस्तक्षेप रहित शैली। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखिए, निरंकुश का मतलब है जिसपे कोई अंकुश न लगाया जाए। अंकुश न लगाया जाए, अंकुश न लगाने का मतलब देखिए यहाँ क्या है कि वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों से विचार या सुझाव नहीं लेते, बिल्कुल से, क्योंकि उन पर कोई अंकुश ही नहीं है, तो हम उन्हें क्या सुझाव देंगे। ठीक है, अगला आता है पैतृक शैली। पैतृक शैली मतलब जो पुरानी रणनीति पर चल रही है, मतलब कर्मचारी संगठन के लिए वफादार रहता है। आपने देखा होगा कि पहले के लोग क्या
पहले के लोग अपने कार्य के प्रति वफादार होते, तो इसीलिए इसको कहा गया पैतृक शैली। पैतृक मतलब हमारी जो जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी जो जैसे कहते हैं ना पैतृक संपत्ति, मतलब हमारे पूर्वजों से जो चीज़ मिली है, यही हमारी पैतृक शैली जो हमारे पूर्वजों से मिली है। मतलब कर्मचारी संगठन के लिए कैसा होता है, वफादार रहता है, किसमें, पैतृक शैली में। अगली बात करते हैं लोकतांत्रिक शैली। लोकतांत्रिक शैली में क्या है कि इसमें वरिष्ठ अधिकार जो आपके अधीनस्थ होती है उनकी राय का स्वागत किया जाता है। यहाँ पर लोकतांत्रिक जो शैली है इसमें आप कोई भी बंदा जाएगा, अगर वो अपनी राय देगा तो उसकी राय को एक मान्यता दी जाएगी, एक उसके राय को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला हमारा आता है अहस्तक्षेप रहित। आप यहाँ देख सकते हैं अहस्तक्षेप। हस्तक्षेप का मतलब है जिसमें कोई हस्तक्षेप ना कर पाए। यहाँ क्या होता है, हस्तक्षेप ना कर पाए का मतलब देखो, हस्तक्षेप होता है कि हस्तक्षेप करना, अहस्तक्षेप बिल्कुल से भी हस्तक्षेप कोई ना कर पाए। जब ना कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये अपने दम पर होगा, जो कुछ होगा वो मैं करूंगा और कोई नहीं करेगा, मुझसे कोई टकराएगा नहीं, मेरे काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि अपने दम पर कर्मचारी निर्णय और काम करते हैं, किसमें, आपके अहस्तक्षेप शैली में। तो अब आपके इन चारों से आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा आता है कच्चा कच्च प्रबंधन। तो कच्चा कच्च प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत है, जैसे आपका एक है आत्मनियंत्रण का सिद्धांत, साथ में आपका समझ और स्वीकृति का सिद्धांत। अगला है आपका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, इसी के बाद आपका आ जाता है उत्पादक कार्य। ये आपके क्या थे, ये आपके सामान्य सिद्धांत थे। अब हम बात करेंगे अपने विशिष्ट सिद्धांत की। विशिष्ट सिद्धांत जो है वो आप देख सकते हैं कि विशिष्ट सिद्धांत हमारे होते हैं, जैसे कि विशिष्ट सिद्धांत में आपका नियोजन आ जाता है। नियोजन मतलब योजना बनाना। साथ में आ जाता है आपका प्रोत्साहन, मतलब आप किसी को प्रोत्साहन मोटिवेट कर रही है। ठीक है, मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रही है। प्रोत्साहन के बाद आपका आता है जिम्मेदारी। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी हो जाती है। जिम्मेदारी का मतलब है कि छात्रों को स्वतंत्र रूप से जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, ये होता है हमारा जिम्मेदारी। अगली बात करेंगे हम न्यूनतम बाधा। न्यूनतम बाधा का मतलब है कि बाधा विलंब न्यूनतम होना चाहिए, मतलब इसके बीच में आपको कोई व्यक्ति बाधा न डाल सके, तो इसलिए इसमें जो बाधा है वो आपकी कैसी, न्यून होनी चाहिए। अगले बात करते हैं हम स्पष्ट नियम की। तो इसमें जो भी आपके जब आवश्यकता होगी तो आपके जो स्पष्ट नियम है वो स्थापित किए जाने चाहिए। ठीक है, अगली बात करेंगे हम अपने पुरस्कार की बात करेंगे। यह निश्चित करने के लिए कि छात्रों को जानकारी हो कि क्या करना है और इसे करने के लिए वे अभिप्रेरित हो। कैसे हो, अभिप्रेरित हो, तो वांछनीय व्यवहार का निश्चित रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए और ऐसे व्यवहार को ही पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अगली बात करते हैं हम अच्छा वातावरण। तो वातावरण कैसा होना चाहिए, वातावरण जो है वो आपका कक्षा में एक अच्छा वातावरण स्थापित करना चाहिए और समय एवं प्रयास को अधिकतम किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला हमारा कच्चा कच्च प्रबंधन के घटक। तो कच्चा कच्च प्रबंधन के आपके 3 घटक होते हैं। कच्चा कच्च प्रबंधन के आपके 3 घटक कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका होता है अध्यापक के बाद आपका छात्र के बाद आता है आपका मध्यस्थ चर की बात करेंगे तो मध्यस्थ चर में क्या होता है कि अध्यापक और छात्रों के मध्य की जो अंतःक्रिया होती है उसे हम कहते हैं मध्यस्थ चर। तो एक कच्चा कच्च प्रबंधन के कितने घटक है, हमारे 3 घटक है। कौन से, अध्यापक, छात्र और मध्यस्थ चर। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है अंतर्द्वंद के 3 दृष्टिकोण है। जो आपका अंतर्द्वंद है इसके आपके कितने दृष्टिकोण है, तो इसके आपके 3 दृष्टिकोण है। 3 दृष्टिकोण में कौन कौन से, एक तो आपका हो जाता है परंपरावादी दृष्टिकोण। परंपरावादी दृष्टिकोण की बात करें तो परंपरावादी का मतलब ही होता है कि ये जो अंतर्द्वंद है इसमें उपेक्षित किया जाता है कि समूह में कुप्रभाव को इंगित करे। कैसे, कि समूह में किसको, कुप्रभाव को इंगित करता है हमारा परंपरावादी। और परंपरावादी का जो टाइम पीरियड है वो 1930 से लेकर 1940 माना जाता है। ठीक है, ये दृष्टिकोण जो है यही दृष्टिकोण है जो सभी को अंतर्द्वंद बुरे होते हैं। कैसे होते हैं, वो सभी बुरे होते हैं क्योंकि वो परंपरा के अनुसार ही चलते हैं। अगला हमारा आता है मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण। मानवीय संबंधों के दृष्टिकोण की बात करें तो ये जो है इसकी जो टाइम पीरियड है वो 1940 से 1970 के बीच में रखा गया है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण यह मानता है कि अंतर्द्वंद जो है आपका, अंतर्द्वंद का मतलब है कि एक तरीके से आपका विशेष तरीके से हम कह सकते हैं कि संघर्ष। ठीक है, संघर्ष जो है वो सभी समूह और संगठनों से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। सभी समूहों और संगठनों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है, किसमें, मानवीय संबंध में। अगली बात करेंगे हम अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण। तो अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण क्या होता है, अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण आपका वो होता है जिसमें मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण अंतर्द्वंद को स्वीकार करता है। किसको, मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण अंतर्द्वंद को स्वीकार करता है। अंतःक्रियात्मकवादी, ये क्या, अंतःक्रियात्मकवादी जो आपका उपागम है इसमें अंतर्द्वंद को प्रोत्साहित किया जाता है, क्या, मोटिवेशन दी जाती है किसे, अंतर्द्वंद को। ठीक है, अंतर्द्वंद मतलब एक तरीके का आपका संघर्ष को क्या, मोटिवेट किया जाता है। ठीक, अगला हमारा अंतर्द्वंद के प्रकार। तो अंतर्द्वंद के आपके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक आपको होता है कार्य अंतर्द्वंद, एक होता है संबंधात्मक अंतर्द्वंद, एक होता है प्रक्रिया अंतर्द्वंद। इसमें क्या है कि कार्य की सामग्री और लक्ष्य
जो आपकी कार्य की सामग्री और लक्ष्य है उनसे रिलेटेड होता है आपका क्या, अंतर्द्वंद। ठीक है, अगली बात करेंगे हम संवादात्मक में। संवादात्मक में क्या होता है कि संवादात्मक में इस प्रकार के अंतर्द्वंद का केंद्र अंतर्वैयक्तिक संबंध होता है। कैसा, केंद्र अंतर्वैयक्तिक संबंध होता है। और अगली हमारा प्रक्रिया अंतर्द्वंद। प्रक्रिया अंतर्द्वंद में क्या होता है कि वह विधि जिसके द्वारा कार्य किया जाता है इसी को हम कहते हैं प्रक्रिया अंतर्द्वंद। ठीक है, चलिए अगला हमारा अंतर्द्वंद का स्वरूप। तो अंतर्द्वंद का स्वरूप आपका 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा, एक तो आपका अंतर्द्वंद एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है, बिल्कुल से प्रक्रिया है, क्योंकि अंतर्द्वंद जो है वो आपकी परतों में होती है। पहली परत पर गलतफहमी की होती है, अन्य परतें मूल्यों पर, मतभेद पर, दृष्टिकोण पर, पारस्परिक मतभेदों पर, इस तरीके से आपका ये होता है, इसलिए हम कहते हैं ये एक प्रक्रिया है। ठीक है, अगली बात करेंगे तो अंतर्द्वंद अनिवार्य है, क्योंकि अंतर्द्वंद जब तक आपके अंदर संघर्ष नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब अंतर्द्वंद जो है वो आपका हर जगह उपस्थित होता है। कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते, इसलिए उनमें व्यक्तिगत मतभेद हो सकती है, उनके अंदर जो संघर्ष है वो हो सकता है। ठीक है, चाहे वह मतभेद मूल्यों में हो या नेतृत्व में हो। अंतर्द्वंद अहंकार की भावना को जन्म देता है, बिल्कुल जन्म देता है, क्योंकि अंतर्द्वंद संघर्ष ही है जो आपको अहंकारी बनाता है। वो कहता है ये काम हम कर सकते, तुम नहीं कर सकते। ठीक है, और अगला हमारा आता है विपक्ष। विपक्ष की बात करेंगे तो अंतर्द्वंद के लिए एक संगठन को मानता है। क्या है कि अंतर्द्वंद के लिए एक संगठन को मानता है और अन्य संगठनों की पसंद नहीं करता। कौन नहीं करता, ये आपका विपक्ष में आ जाता है। अगला हमारा पॉइंट है, देखिए इसी के बाद अंतर्द्वंद की गतिशीलता। जो अंतर्द्वंद की जो गतिशीलता है वो आपकी वार्ता द्वारा अंतर्निहित होती है। किसके द्वारा, वार्ता द्वारा अंतर्निहित होती है। क्या, अंतर्द्वंद की आपकी गतिशीलता। अगली बात करेंगे अंतर्द्वंद के सिद्धांत की। तो अंतर्द्वंद के जो सिद्धांत हैं वो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला सिद्धांत होता है कि प्रक्रिया से पहले सोचने का सिद्धांत। प्रक्रिया से पहले सोचने का सिद्धांत का मतलब है कि आपने किसी से संघर्ष, किसी से आपने अंतर्द्वंद के तहत, मतलब आपके अंदर कोई द्वेष भावना आ गई और आपने क्या किया, आपने कुछ भी उसको उल्टा सीधा बोल दिया। जब बोल दिया उससे पहले, यदि आपने प्रतिक्रिया से पहले सोचने का सिद्धांत, अगर आपने उससे पहले सही से सोचा होता तब आपको ये सब नहीं देखना पड़ता। ठीक है, तो यही हमारा प्रतिक्रिया से पहले का सिद्धांत। अगला हमारा सक्रिय रूप से सुनने का सिद्धांत। सक्रिय रूप से सुनने का मतलब है कि संचार का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ये। ठीक है, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बातों को ढंग से सुन नहीं पाते तो अंतर्द्वंद होता है, बिल्कुल हो जाता है। जैसे कि सपोज दैट आप दो दोस्त हैं, अगर आप सब आपस में बात कर रहे हैं और आप दोनों ने एक दूसरे की बातें अगर थोड़ी सी नहीं सुन पाई, थोड़ा बहुत इधर से उधर हो गया, तो आप लोग आपस में, आपका जो संघर्ष है वो समाधान नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हमारा जिम्मेदारी स्वीकार करना। एक व्यक्ति के लिए जिम्मेदारी को स्वीकार करना अधिक महत्वपूर्ण, अंतर्द्वंद के द्वारा होने वाली गलती को स्वीकार करना व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है तथा इसके द्वारा समस्या का हल किया जाता है। किसकी, जिम्मेदारी स्वीकार करना। अगला आपका आता है भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना। भविष्य की बात करें कि रिश्तों की जो गतिशीलता होती है उसको समझना आवश्यक है, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं, रिश्तों में होने वाले अंतर्द्वंद, उनमें जो संघर्ष हो जाता है, जो मनमुटाव हो जाता है, उसको हल करके भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने आज के सेशन को बिल्कुल से कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, आपका जितना भी सेशन था वो मैंने आपको सारा का सारा कंप्लीट करा दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अब अपना मैटर कहाँ से कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, साथ में आपके पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपकी सोच और समझ पर डिपेंड होंगे, और साथ में आपको मैंने इतना मटेरियल दे दिया है कि आपका पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद अगर कोई आता है तो कोई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड से आपके रिलेट होते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं इसको। ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपनी राय हमें जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।